2022 વિધાનસભા ઇલેક્શનને લઈને દિલ્હીથી કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રીઓની ટીમના ગુજરાતમાં ધામા છે। ત્યારે આજે આપણી સાથે છે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી કિરણ રિજિજુ। કોણ છે કિરણ રિજિજુ? તેમનો પરિચય આપીએ તો કિરણ રિજિજુને ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ચહેરો માનવામાં આવે છે। કિરણ રિજિજુ 2019માં રમતગમત મંત્રી તરીકે નિયુક્ત થયા હતા। જુલાઈ 2021માં જ્યારે કેબિનેટમાં ફેરફાર થયો ત્યારે તેઓ મંત્રાલયમાં કાયદા અને ન્યાયના કેબિનેટ મંત્રી બન્યા। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વન ડે વન પોલિટિશિયનમાં આજે અમે જઈ રહ્યા છીએ ભાવનગરની મુલાકાતે, કારણ કે ત્યાં આવી રહ્યા છે કેન્દ્રીય મંત્રી કિરણ રિજિજુ। તેમની સાથે જ અમે ભાવનગરના અલગ અલગ તાલુકાની તો મુલાકાત કરીશું જ, પરંતુ સાથે જ તેમની સાથે કરીશું ખાસ વાતચીત। કેન્દ્રીય લો એન્ડ જસ્ટિસ મંત્રી કિરણ રિજિજુએ 2 દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતની શરૂઆત ભાવનગરથી કરી, જેમાં સૌપ્રથમ તેઓએ નવા ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સેશન્સ કોર્ટ બિલ્ડિંગનું ભૂમિપૂજન કર્યું અને આ સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુજરાતના કાયદો અને ન્યાયતંત્ર મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી તેમની સાથે રહ્યા। કિરણ રિજિજુએ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને સેશન્સ કોર્ટ બિલ્ડિંગનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। ખાતમુહૂર્તની વિધિ સંપન્ન કર્યા બાદ તેઓએ વકીલો સાથે કર્યો હતો સંવાદ। ભાવનગરના પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ ખૂબ જ ખુશ જોવા મળી રહ્યા હતા। સમગ્ર કાર્યક્રમ તેઓ સારી રીતે માણી રહ્યા હતા। આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ, વકીલ, ગુજરાત બાર કાઉન્સિલના ચેરમેન, પાર્લામેન્ટ મેમ્બર, મેયર, ભાજપના કાર્યકર્તા સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં કિરણ રિજિજુનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, તો સાથે જ તેમણે અલગ અલગ પ્રકારની ભેટ પણ આપવામાં આવી। જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે દેશના કાયદા અને ન્યાય મંત્રી તરીકે તમારા માટે સૌથી મોટો પડકાર શું છે, ત્યારે किरण रिजिजुए शू जवाब आप्यो ते सांभळीए। चुनौती जो पेंडिंग केसेस है, 4 करोड़ 80 लाख से ऊपर जो पेंडिंग केसेस हो गए हैं, उस पेंडिंग केसेस को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरीके क्या क्या करना है, ये मेरा सबसे बड़ा चिंता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कोर्ट में भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना जल्दी पेंडिंग केसेस को हम सेटल करेंगे उतना ही पेंडेंसी कम होगा, ये हमारा प्राथमिकता है। तो साथे ज તેમણે આમ આદમી પાર્ટીના ધર્મ પરના નિવેદન પર પણ પ્રહાર કર્યા હતા। શું કહ્યું તે જાણીએ। ये आम आदमी अरविंद केजरीवाल हर दिन देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गुजरात में तो लोग समझदार हैं, उसको यहाँ तो आने नहीं देंगे। वो जो नाटक करते रहते हैं, गुजरात के लोग समझदार हैं। पंजाब के लोग अभी पछता रहे हैं। पंजाब में उन्होंने सपना बेचा और अभी इतना 1 साल नहीं हुआ, पंजाब के लोग बोल रहे हैं कि ये गलत आदमी को वोट दे दिया है, पछता रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने गड़बड़ करके दिल्ली के लोग भी अभी पछता रहे हैं। गुजरात में उसका चलेगा नहीं। और जो धर्म के नाम से जो आप बता रहे हैं, जो भी बोला गया है, वो उसको गलत तरीके से आम आदमी वाले ने उसको यूज़ किया, बोलने दिया। इसका खंडन करता हूँ। मैं खुद बौद्ध हूँ, बौद्ध हिंदू हम सब एक हैं। सिर्फ एक अलग अलग थोड़ा सा उसका तौर तरीका में अलग है, बाकी सोच विचार हम लोग का सारा अस्तित्व एक है। तो ये इस तरह का बात करना, ये अरविंद केजरीवाल और उनके कंपनी ऐसे बात कर सकते हैं। વધુમાં ગુજરાતના લોકોનો વડાપ્રધાન પર જે વિશ્વાસ છે તેની એક જાતે અનુભવેલી ઘટના પણ તેઓએ જણાવી હતી। यहाँ आनंद से आगे एक जगह है, गांव, मैं वहाँ गए थे। पार्लियामेंट से कमेटी था, तो यहाँ हमारे आदरणीय अभी प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे 2004 में। तो मैं गांव की तरफ गया तो वहाँ बड़ा बड़ा मशीन, बहुत बड़ा मशीन लगा के रखा हुआ है, बहुत बड़ा मशीन। वो मशीन जो है, जो ऑयल रिजर्व है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को डिस्कवरी के लिए वो मशीन अमेरिका से लाते हैं और वो ड्रिलिंग करते हैं, अंदर ड्रिलिंग करके फिर टेस्ट करता है मिट्टी को कि यहाँ तेल है कि नहीं। इतना बड़ा बड़ा मशीन है। और उसी मशीन के साइड में अपना वो घर भी होता है पूरा, वो जो टेम्पररी घर स्ट्रक्चर पूरा वो खींच के लेके आते हैं। इतना बड़ा बड़ा हम लोग, मैंने भी पहले बार देखा था गांव में।
तो मैं जब वहाँ सामने में गया तो गांव के कुछ किसान वहाँ पे काम कर रहे थे, आसपास में कई किसानों का काम चल रहा था। तो कोई भी किसान वो मशीन की तरफ देख नहीं रहा। तो मैंने गांव वाला को पूछा कि यहाँ आपके गांव के सामने में इतना मशीन काम कर रहा है, आप लोग को कोई इसके बारे में उत्सुकता नहीं है क्या, जानने का कोई इच्छा नहीं है क्या? बोला नहीं नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना खेती कर रहे हैं। तो मैंने फिर पूछा तो आप ये नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है, वो मशीन क्या करने आया है? उन्होंने बोला 4-5 किसान थे, मुझे बोला हम लोग को पता नहीं है, नरेंद्र भाई ने क्या मशीन लाया होगा, जो भी लाया होगा गुजरात का फायदा के लिए लाया होगा, पूछताछ करना क्या जरूरत है? तो अपना नेता के प्रति विश्वास और लोगों का स्वभाव दोनों है। गुजरात को अच्छा नेतृत्व मिला और गुजरात के लोगों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, इसलिए गुजरात आज बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। તો એ વાત પણ તેઓએ કરી કે આટલા વર્ષ થયા હોવા છતાં ગવર્મેન્ટે કોઈ એવું કામ નથી કર્યું કે જેનાથી કાયદા કાનૂન તૂટ્યા હોય। और आप लोगों ने देखा होगा 8 साल से ज्यादा हो गई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जुडिशरी को एक आंच भी आए। हम लोग इस चीज को बहुत गहराई से इसको समझते हैं और डेमोक्रेसी के नाम से हम लोग हमेशा ये मेंटेन करते हैं कि हम जो भी करेंगे जिम्मेदारी के साथ हम अपना काम करेंगे। સાથે જ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના વખાણ કરતા તેઓએ કહ્યું હતું કે આપણે ખૂબ જ નસીબદાર છીએ કે વડાપ્રધાન તરીકે મોદીજી મળ્યા છે। તો કિરણ રિજિજુના સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ સતત તેમની સાથે રહી હતી। ત્યારે ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથેની વાતચીતમાં કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રીએ શું કહ્યું તે સાંભળીએ। ગુજરાતની અંદર ચૂંટણીના પડઘમ હવે વાગી ચૂક્યા છે, ગણતરીના દિવસો બાકી છે ગુજરાતની ચૂંટણીને, ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ છે તે પણ હવે સતત ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે। ત્યારે કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી કિરણ રિજિજુ છે તે આજે ભાવનગરના પ્રવાસ હતા, सीधा તેમની સાથે વાત કરીશું। किरण जी, आज आप गुजरात के भावनगर के दौरे पे हैं, खास तौर पे ये दौरे की बात की जाए तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मेरा ये पहला भावनगर ज़िले में ज़िंदगी में पहले बार आया, इसलिए एक नयापन भी है और लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और दूसरा, गुजरात पूरे राज्य के हिसाब से मेरे लिए नई नहीं है। आज यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ, फिर सरकारी कार्यक्रम भी हुआ, तो मिला जुला जो कार्यक्रम रखा है, पहला वहाँ ज़िले के जो हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट के बिल्डिंग का शिलान्यास रखा, फिर बाद में कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो गुजरात का जो माहौल है ये धीरे धीरे देश में ये फैल रहा है। गुजरात का जो मॉडल है डेवलपमेंट का वो सब जगह फैल रहा है। पहले लोगों को इतना नहीं पता था कि गुजरात में एक सूखा प्रदेश है, यहाँ पानी का बहुत अभाव है। तो एक सेमी एरिड जो सूखा प्रदेश, आज हर घर में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम करना है, टॉयलेट बनाना, खेती इतना सुंदर से सिंचाई का यहाँ चलना, नर्मदा का नदी को कच्छ तक ले जाना, यहाँ जो भी व्यवस्था बनाया हुआ है, कम साधन को लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत साइंटिफिक मैनेजमेंट जिस प्रकार से गुजरात राज्य को चलाया है, मोदी जी के समय में जो उन्होंने दिखा के गया, आज भूपेंद्र जी उसी रास्ते पे इसको आगे ले जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से देश में सबको गुजरात में आकर के सबको देखना चाहिए। तो गुजरात का जो विकास का मॉडल है, चाहे स्कूल हो, मेडिकल हो, खेल कूद हो, सिंचाई का कार्यक्रम हो या सड़कों का, बिजली का, कोई भी, ये बहुत ही रिसोर्सफुल स्टेट नहीं है। गुजरात जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ कमी है, लेकिन जिस तरीके से वितरण हुआ है, जिस तरीके से व्यवस्था किया है, वो एक संपन्न राज्य गुजरात बन गई है। तो इसलिए एक केंद्र मंत्री होने के नाते मुझे गुजरात के लोगों को भी फिर एहसास दिलाना भी ज़रूरी है कि आपका प्रदेश कितना अच्छा से चल रहा है, और इस तरीके से इसी सरकार को आगे और चलाते रहना चाहिए।
इसी में ही हमारा सबका भलाई है। શિક્ષણને લઈને આમ આદમી પાર્ટીએ જ્યારે ગુજરાત પર સવાલ કર્યા હતા તેનો જવાબ આપતા કિરણ રિજિજુએ શું કહ્યું તે સાંભળીએ। तरफ बोल रहे हो कि गुजरात जो है वो संपूर्ण संपन्न है, पर दूसरी ओर बाहर के ही कई राज्यों से लोग आते हैं जो गुजरात में सब कुछ फ्री में देने की बात कर रहे हैं। खास तौर पे अपने भावनगर में बैठे हैं तो कहीं उन्होंने स्कूल के लिए भी भावनगर को बहुत बार कुछ कहा है, अपने स्टेट को नहीं ध्यान में रखा है, पर गुजरात में वो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसको लेकर के क्या कहें? आपका जो सवाल है वो सीधा सीधा ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं ना, गुजरात के लोग तुरंत पहचान जाएंगे। दिल्ली देश का राजधानी है और देश का पैसा और देश का सारा कामकाज दिल्ली में केंद्रित होता है। दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। इतना रेवेन्यू सरप्लस वाला प्रदेश को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये फ्री का चक्कर में, फ्री मतलब सिर्फ वोट के लिए, लोगों का ज़रूरत के हिसाब से कार्यक्रम बनाइए, लोगों को मजबूत कराइए। ऐसे नहीं लोगों को कमज़ोर रखने के लिए फ्री में दे करके उनका आदतें खराब करके और देश का आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जो रेवेन्यू बांटने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके जो गैंग है। ये पंजाब में भी ऐसा उन्होंने सपना दिखा करके पंजाब के लोग ने गलती से वोट दे दिया। अभी 1 साल नहीं हुआ, पंजाब तो पूरा कंगाल होने वाले हैं। वहाँ के टीचर का सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ जो बेसिक जो लोगों का ज़रूरत चीज़ है उसको फंडिंग का पैसा नहीं है अभी। और चुनाव जीतने का 5 महीने के बाद वो लोकसभा हार गए। सेम सीट जहाँ से मुख्यमंत्री सांसद थे वही सीट आम आदमी हार गए। तो पंजाब के लोग तो रियलाइज़ हो गया। ये तो अच्छी बात है कि गुजरात के लोग तो रियलाइज़ करने का ज़रूरत ही नहीं होगा, वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। गुजरात के लोग पूरा देखते हैं कि इस तरह का जो अपना जीवन में जो लोग कुछ लोगों को कुछ मदद नहीं दे पाया, जिसका सोच नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया का माध्यम से जो नेता बन गए हैं, इन लोगों का जो पॉलिटिक्स है वो गुजरात में नहीं चलेगी। ગુજરાત વિધાનસભાના ઇલેક્શન વિશે જ્યારે કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રીને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેઓએ કંઈક આ પ્રકારે પોતાનું નિવેદન આપ્યું। जुडिशरी और सरकार मिल करके कदम उठा रहे हैं और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पिछले साल 9,000 करोड़ का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम से लोअर जुडिशरी को, जो राज्य में निचले स्तर के जो कोर्ट्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा अलॉटमेंट किया है और वो 9,000 करोड़ को हम समय समय में निगरानी करते रहते हैं ताकि वो खर्च हो जाए। सर एक और सवाल, कई बार ये मांग उठी है कि जो रेप केस है उसके जो आरोपी हो उनको रिगार्डिंग बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए, उसको लेकर के सर क्या प्रावधान है? इसमें देखिए, एक तो हम लोगों ने 2018 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास किए थे उसमें बहुत सख्त कानून हम लोगों ने लाया है। कई कानूनी प्रावधान है आईपीसी में, सीआरपीसी में और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हमने कई बदलाव लेकर के आए थे, जिसके तहत और कई प्रावधान भी किए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना। તો હવે ભાવનગરનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયો અને હવે તમને લઈ જઈએ પાલીતાણા કે જ્યાં સૌ પ્રથમ કિરણ રિજિજુએ ભગવાન કાલ ભૈરવના કર્યા દર્શન અને મંત્રોચ્ચાર સાથે પૂજા પણ કરી। તો સાથે જ પંડિતજી દ્વારા કિરણ રિજિજુનું અભિવાદન પણ કરવામાં આવ્યું। ભગવાન કાલ ભૈરવના દર્શન કર્યા બાદ તેઓ પહોંચ્યા કાર્યકર્તાઓ સાથે એક બેઠક માટે। જી હા, અહીં કાર્યક્રમની શરૂઆત તેમણે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કરાવી। ત્યારબાદ હાજર તમામ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વંદે માતરમના નારા લગાવવામાં આવ્યા અને વંદે માતરમ ગીતથી શરૂઆત કરવામાં આવી। કિરણ રિજિજુનું તમામ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પુષ્પગુચ્છ અને શાલથી સન્માન કરવામાં આવ્યું અને સાથે ભેટ પણ આપવામાં આવી। આ કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતી વખતે કિરણ રિજિજુએ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા અને સાથે જ વડાપ્રધાન મોદીના કર્યા વખાણ। तो हम लोग जब ऑपोजिशन में थे और मैं विपक्ष में जब सांसद थे लोकसभा में, उस समय में जो सरकार थे कांग्रेस पार्टी, उनका सोच ही अलग है, उनका नजरिया अलग है। उनके लिए एक ही परिवार, अपने ही पार्टी और रुपया पैसा
कैसे कमाना है, अमीर कैसे बनना है, देश गरीब हो जाए वो अमीर हो जाए, उनसे बात करना। और लोकसभा में जब हम डिबेट करते थे तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन होते थे। हम बार बार उसको चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि देश के कोने कोने बॉर्डर एरिया को भी थोड़ा नजर डालो, आपको पता लगेगा देश क्या है। उसको कोई परवाह ही नहीं था। तो देश कमजोर होते गए। आपको पता है अभी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही गांव में टॉयलेट बनना शुरू हुआ। सोच के देखिए कितना लेट हो गया था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही घर घर में नल और उस नल से जल आने लगा। मोदी जी के आने के बाद ही हमारे गांव में बिजली देखने को नसीब मिल रहा है। कि शायद भगवान को इसी दिन का इंतजार था क्या, भारत को महाशक्ति बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना जरूरी था। કિરણ રિજિજુએ પોતાના ભાષણ દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટી પર કર્યા વાક પ્રહાર. શું કહ્યું તેઓએ આવો જોઈએ. कभी कोई आकर दिल्ली से कोई आता है, अपना पॉलिटिक्स वो क्या करना चाहता है मालूम नहीं, यहाँ सपना दिखाने के लिए आ जाएंगे। आजकल तो ये सोशल मीडिया के ज़माने में बड़ा रिस्की है। वो झूठ बोल करके न्यूज़ घुमा देता है और हमारा आम जनता बहकने का चांसेस है, भटकने का चांसेस रहता है। बस इसी को सतर्क रहना है, ध्यान रखना है कि हम अपने रास्ते से भटक ना जाए। जिस रास्ते में हम चल रहा है उसको कोई गड़बड़ करने का मौका नहीं देना चाहिए। તો અહીં જ પાલીતાણાનો કાર્યક્રમ સમાપ્ત થયો અને ત્યારબાદ એક દિવસનો હોલ્ડ લીધા બાદ કિરણ રિજિજુ અને ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ મહુવા માટે નીકળી. મહુવામાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ સાથે બેઠક યોજાઈ, જેમાં કિરણ રિજિજુ પહોંચ્યા હતા અને તમામ કાર્યકર્તાઓને મળ્યા હતા. કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા અને રાષ્ટ્રગીત દ્વારા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ કિરણ રિજિજુનું પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સન્માન થયું અને તેમને સાફો પહેરાવીને તલવાર આપીને અભિવાદન ઝીલ્યું હતું. તો સાથે જ નાની દીકરી દ્વારા કુમકુમ તિલક પણ કરવામાં આવ્યું હતું. તમામ કાર્યકર્તાઓએ અલગ અલગ પ્રકારની ભેટ આપી, જેનો કિરણ રિજિજુ દ્વારા સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. મહુવામાં કિરણ રિજિજુ દ્વારા કાર્યકરોને સંબોધન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેઓએ કોંગ્રેસ પર કર્યા વાક પ્રહાર. શું કહ્યું આ કાર્યક્રમમાં કિરણ રિજિજુએ તે સાંભળીએ. कांग्रेस पार्टी का शासन था और कांग्रेस पार्टी जब शासन करते थे तो हम एक विपक्ष का सांसद होने के नाते कई चीजें हम लोग पार्लियामेंट में बोलते थे। और पार्लियामेंट में जब हम भाषण देते थे तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती थी कि कांग्रेस के लोग आम जनता का जो दुख और दर्द और कांग्रेस के भारत की सरकार में इतना गैप क्यों होता था। हम चिल्ला चिल्ला करके बार बार पार्लियामेंट में कहते थे, उनको गरीबों के आम जनता के समस्या से कोई लेना देना नहीं था। સાથે જ આ કાર્યક્રમમાં તેઓના દ્વારા વડાપ્રધાનશ્રીના કામના કરવામાં આવ્યા ભરપૂર વખાણ. 2014 के बाद जब मोदी जी आए पूरा जो माहौल था वो उल्टा हो गया। नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उन्होंने लोगों का दिल में जगह बनाया, लोगों के दिल में घर बनाया। और आज पूर्वोत्तर भारत में जो लोग भटक गए थे, मुख्य धारा से भटक गए थे और बंदूक उठा करके देश से अलग होने का बात कर रहे थे, आज वो पूरा का पूरा मुख्य धारा में फिर से जोड़कर और भारत माता का जय नारा लगा के आज देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये पिछले 8 साल के अंदर में जो बदलाव हुआ है और आज हमारे पूर्वोत्तर के लोग दिल्ली आने का जरूरत ही नहीं है। 8 साल में 50 बार से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में जाते हैं और वही जाकर के लोगों का समस्या हल करते हैं। ये गुजरात बहुत पवित्र धरती है। गुजरात के लोग का इसका अंदाज भी नहीं होगा कि आपने ऐसा एक सपुत्र पैदा किया है जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं देश को मार्गदर्शन दे रहे हैं। मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे 4 बार। उन्होंने जो काम किया इसके बारे में बताने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हम
से बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जब पूरे देश के नज़र से देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी कितना एक महान नेता है। जो मैं हमेशा ये कहते रहता हूँ, ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि हमारे काल में ऐसा नेतृत्व हमारे देश को मिला है। કિરણ રિજિજુએ વડાપ્રધાન શ્રી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી લઈને વડાપ્રધાન બન્યા ત્યાં સુધીના સફરની પણ વાત કરી। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद का जो फर्क है वो देखने लायक है। हम लोग जब विदेश जाते थे, मैं जब स्कूल में थे और कॉलेज में थे तब से विदेश में गए और लोगों को बताते थे कि मैं भारत देश से आया हूँ। लोग सोचते थे भारत गरीबों का देश है, यहाँ बहुत गरीबी लोग ही रहता है, भारत में कोई बड़ा काम होता नहीं है, भारत के लोगों के पास क्षमता नहीं है, ऐसे सोचते थे। और लोग सोचते थे भारत छोड़ के लोग नौकरी के तलाश में अमीर देशों में जाते हैं। ऐसा लोगों का भारत के प्रति नजरिया था। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद मैं मंत्री के रूप में विदेश जाता हूँ, देश का प्रतिनिधि करने के लिए विदेश जाता हूँ। किस तरीके से रूप बदल गए हैं। और आज जब मैं भारत देश का प्रतिनिधि के रूप में बाहर जाता हूँ तो पूरा विश्व का जो कुर्सी होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में मुझे सेंटर में मिडिल में बिठाया जाता है। कहता कि ये भारत का मंत्री है, भारत का प्रतिनिधि है, इसको सही जगह देना चाहिए क्योंकि भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है आज के दिन में। चाहे रूस और यूक्रेन के जंग में भी आपने देखा होगा, सारे देश अमेरिका से लेकर के रूस, चीन, बड़े बड़े देश सभी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी इस पूरे समस्या को हल करने के लिए मोदी जी को ही आगे आना होगा। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है। ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोचते थे कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि भारत विश्व को नेतृत्व देगा। तो ये हमारे सामने में साक्षात है। इसके बारे में मुझे और ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। આમ આદમી પાર્ટી પર પ્રહાર કરતા તેઓએ કહ્યું કે જુઠ્ઠાણા ફેલાવવાનું કામ કરી રહી છે આમ આદમી પાર્ટી। વધુમાં તેઓએ શું કહ્યું પોતાના વાક પ્રહારમાં તે સાંભળીએ। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बदमाश लोग आकर के यहाँ झूठ बोल करके दिमाग घुमाने का चांस रहता है। अभी मुझे पता चला दिल्ली से एक आदमी आकर के यहाँ गुजरात में झूठ बात फैला करके लोगों का दिमाग घुमाने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे मालूम है गुजरात के लोग तो इस तरह के जो लोग हैं जो राजनीति में कोई सीरियस ही नहीं है, जिसको गुजरात से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह के बातों में तो नहीं आएंगे। આ સાથે જ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી કિરણ રિજિજુનો ભાવનગર પ્રવાસ અહીં જ સમાપ્ત થયો અને ઇલેક્શનની તમામ હલચલ સાથે ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમ નેતાઓ એટલે કે વન ડે વિથ વન પોલિટિશિયન સાથે મળતી રહેશે। વન ડે વન પોલિટિશિયનની અંદર અમે આપની મુલાકાત કરાવી ભાવનગર જિલ્લાની મુલાકાતે આવેલા કેન્દ્રીય કાયદા પ્રધાન કિરણ રિજિજુ કે જેમણે ભાવનગર જિલ્લાની તો મુલાકાત કરી જ અને સાથે જ પાલિતાણા અને મહુવા વિધાનસભાની પણ મુલાકાત કરી। ત્યાં આવતા કાર્યકર્તાઓને તેમણે સંબોધ્યા અને સાથે જ આમ આદમી પાર્ટી અને અરવિંદ કેજરીવાલને પણ તેમણે આડે હાથ લીધા। સાથે જ તેમણે ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે કાયદા અને તેને આવતા સુધારા અંગે પણ ખાસ વાતચીત કરી। ફરી મળીશું અને ત્યારે વધુ એક કેન્દ્રીય મંત્રી સાથેનો દિવસ જે છે કેવો રહ્યો અને તેમણે શું સંબોધન કર્યા તે પણ અમે આપને જણાવીશું વન ડે વન પોલિટિશિયનમાં। ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। નમસ્કાર। કેમેરામેન કલ્પેશ જોશી સાથે રીમા દોશી, ગુજરાત ફર્સ્ટ।